राधाबाई के पास खेत थे, नौकर थे और इतना धन था कि पूरे गांव की गरीबी दूर कर सकती थी। लेकिन फिर भी उनका मन उदास रहता था। पति के देहांत के बाद उनका बेटा नगर चला गया और धीरे धीरे उसने फोन करना भी बंद कर दिया। अब वह कोठी उनके लिए घर नहीं रह गई थी, बस एक जेल बन गई थी जिसमें वह खुद बंद थी। वह रोज शाम को अपने पुराने बांस के झूले पर बैठकर आकाश को निहारती और सोचती कि क्या किसी ने उन्हें सिर्फ इंसान मानकर कभी कुशल पूछी होगी। उनके आसपास काम करने वाले नौकर हर काम तो कर देते थे, मगर उनके पास बैठकर दो बातें करने का समय किसी के पास नहीं था। गांव की महिलाएं कहती कि राधाबाई बहुत धनवान हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। पर कोई नहीं जानता था कि धन से बड़ा दर्द होता है अकेलेपन का। राधाबाई कभी कभी पुरानी एल्बम निकालकर अपने पति और बेटे की फोटो देखती और उनकी आंखों से आंसू बिना शोर के गिरते रहते। वह खुद से कहती कि शायद ईश्वर ने उन्हें सब कुछ देकर स्नेह छीन लिया है। उनकी सुबह पूजा से शुरू होती और रात मौन में समाप्त। दिन भर कोठी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती। कभी कभी वह गांव की गली में निकल जाती तो बच्चे उन्हें देखकर दूर भाग जाते। कोई उन्हें नमस्ते करता तो वह सिर पर हाथ फेर देती। लेकिन उनके दिल में बस एक ही प्रश्न गूंजता कि इतने लोगों के बीच रहकर भी वह इतनी अकेली क्यों है। शाम ढलती तो वह आंगन में दिए जलाकर बैठती और पवन से कहती कि अगर कोई मेरा दर्द सुन सकता है तो सुन ले। आज भी वह किसी अपने की आवाज सुनना चाहती थी जो उन्हें नाम से पुकारे, मां कहे या बस पूछे कि आप कुशल हैं। लेकिन समय ने उन्हें सिखा दिया था कि कुछ रिश्ते सिर्फ स्मृतियों में ही जीवित रहते हैं और जिन घरों में आवाजें नहीं गूंजती वहां मौन भी रोता है। उस कोठी में राधाबाई की सांसें तो चल रही थीं, मगर जीवन रुक चुका था। एक दिन सुबह का समय था। सूरज की कोमल किरणें खेतों पर फैल रही थीं और हवा में मिट्टी की सुगंध घुली थी। राधाबाई ने सोचा, आज खेतों की ओर चलकर काम देखाऊं। बहुत दिनों से अपने खेतों में पैर नहीं रखा था। उन्होंने अपनी पुरानी जीप निकलवाई और धीरे धीरे कच्चे मार्ग पर निकल पड़ी। मार्ग असमान था, मगर उनका मन उस दिन कुछ अलग था। वह अपने पति के पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब दोनों साथ में खेतों पर जाते थे और गांव के लोगों से बातचीत करते थे। तभी अचानक जीप बीच मार्ग में धंस गई। पहिए कीचड़ में फंस गए। ड्राइवर ने कई बार प्रयास किया, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। धूप तेज हो चुकी थी, हवा भी मानो रुक सी गई थी। राधाबाई ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, लगता है भाग्य भी मेरी तरह थक गया है। ड्राइवर बोला, मैं गांव जाकर किसी को बुला लाता हूं, आप यहीं बैठिए, और वह चला गया। राधाबाई जीप से उतरकर सड़क किनारे वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई। चारों ओर शांति थी, बस दूर से कुछ पक्षियों की ध्वनियां आ रही थीं। तभी कच्चे मार्ग पर साइकिल की घंटी सुनाई दी और धूल उड़ाती हुई एक युवा लड़का वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरा पसीने से तर था, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने राधाबाई को देखा और साइकिल रोककर बोला, दादी जी, आपकी गाड़ी फंस गई क्या? मैं सहायता कर दूं? उस आवाज में इतनी सच्चाई थी कि राधाबाई के दिल ने तुरंत विश्वास कर लिया। उन्होंने सिर हिला दिया। लड़के ने बिना किसी संकोच के अपनी चप्पल उतारी और गाड़ी के पास जाकर मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथों में परिश्रम की शक्ति थी। हर बार जब वह पहिए के नीचे मिट्टी हटाता तो धूल उसके चेहरे पर उड़कर गिरती, मगर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। राधाबाई उसे ध्यान से देखती रही। उन्हें अपने बेटे की याद आ गई, जो अब वर्षों से विदेश में था और जिसने शायद अब उन्हें मां कहकर पुकारना भी छोड़ दिया था। ये लड़का उन्हें देखकर बार बार मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो दादी जी। थोड़ी देर में उसने पास से कुछ सूखी डालियां और पत्थर उठाकर पहिए के नीचे रखे और गाड़ी को धक्का देने लगा। राधाबाई भी अनायास गाड़ी के पास आ गई और बोली, बेटा, सावधानी से करना, कहीं चोट न लग जाए। विक्रम ने पीछे मुड़कर कहा, दादी जी, आप चिंता मत करो, जब तक गाड़ी नहीं निकलेगी मैं रुकने वाला नहीं हूं। उसकी इस बात में ऐसी सच्चाई थी कि राधाबाई को लगा जैसे ईश्वर ने खुद इस लड़के को भेजा है। आखिर कुछ ही देर में जीप कीचड़ से बाहर निकल आई। विक्रम ने अपनी हथेलियों की मिट्टी झाड़ी और पीछे हट गया। राधाबाई ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। चल, मैं तुझे कुछ दूंगी।
उसने बैग से पर्स निकाला, मगर विक्रम ने धीरे से सिर झुका दिया और बोला, दादी जी, मैंने आपकी सहायता इसलिए नहीं की कि आप मुझे कुछ दें। मैंने इसलिए की क्योंकि आप मुझे माँ जैसी लगी। अगर आज मेरी माँ इस स्थिति में होती तो मैं क्या किसी और के आने का इंतजार करता। राधाबाई कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, बेटा तेरा नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, विक्रम। और फिर साइकिल उठाकर बोला, अब चलूं दादी जी, देर हो जाएगी। राधाबाई ने कहा, बेटा जा, पर आज तूने मुझे वह शांति दी जो वर्षों से कोई नहीं दे पाया। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी जी, अगर शांति देने का काम धन से होता तो गरीब कभी प्रसन्न नहीं रहता। और यह कहकर वह मिट्टी से भरे मार्ग पर साइकिल लेकर चला गया। राधाबाई उसकी पीठ को तब तक देखती रही जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हो गया। उनके दिल में एक अजीब सी ऊष्मा थी। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, आज बहुत वर्षों बाद किसी ने मुझे मां कहा। शायद ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली है। उस दिन खेतों की हवा पहले से ज्यादा मीठी लगी और उस कच्चे मार्ग पर राधाबाई का दिल पहली बार मुस्कुराया। विक्रम ने बिना कुछ मांगे अपनी पूरी शक्ति और लगन से गाड़ी को मार्ग से बाहर निकाल दिया। मिट्टी में धंस से पहियों के नीचे से वह खुद झुककर मिट्टी हटाता रहा। उसके कपड़े पूरी तरह मैले हो चुके थे, माथे से पसीना बह रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, बल्कि एक संतोष था, जैसे उसने कोई बड़ा कार्य पूरा कर लिया हो। राधाबाई जीप के पास खड़ी उसे ध्यान से देखती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज के युग में कोई इतना सरल और सच्चा लड़का भी हो सकता है। जब गाड़ी आखिरकार बाहर आ गई तो विक्रम ने पीछे हटकर हाथ झाड़े और मुस्कुरा दिया। उसके उस मासूम मुस्कान में एक सच्चाई थी जो राधाबाई के दिल में उतर गई। राधाबाई ने अपने बैग से पर्स निकाला और नोट निकालते हुए बोली, बेटा, यह रख ले, तूने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। पर विक्रम ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, दादी जी, मैं मजदूर जरूर हूं, पर मैं किसी की मजबूरी का लाभ नहीं उठाता। मैंने आपकी सहायता इसलिए की क्योंकि आप मुझे मां जैसी लगी। मानवता की कोई कीमत नहीं होती, और अगर रखनी पड़े तो वह मानवता नहीं व्यापार बन जाती है। राधाबाई कुछ पल के लिए मौन रही। उनके हाथ में नोट वैसे ही खुले रह गए और आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, आज के समय में जब लोग सहायता के बदले नाम, प्रसिद्धि और पुरस्कार चाहते हैं, तू बिना कुछ चाहे चला आया। ये बहुत बड़ी बात है। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, दादी जी, मैं बस इतना जानता हूं कि जब किसी की सहायता करो तो उसके चेहरे पर शांति दिखना ही असली पुरस्कार है। यह कहकर वह मुस्कुराया और अपनी पुरानी साइकिल उठाकर चलने लगा। राधाबाई की निगाहें उसके पीछे तक जाती रहीं। हवा में उड़ती धूल में उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो गई। पर उनके मन में कुछ अलग ही हलचल थी। उन्होंने कई बार अपने जीवन में लोगों को आते जाते देखा था, पर किसी के शब्दों ने उनके दिल को ऐसे नहीं छुआ था। उस एक पल ने उन्हें वर्षों की मौन से बाहर खींच लिया, जैसे दिल के अंदर कोई बंद द्वार धीरे धीरे खुल गया हो। जब वह जीप में बैठी तो ड्राइवर लौट आया और बोला, मैडम, अब चलें। उन्होंने सिर हिलाया, पर उनका ध्यान अब भी उसी मार्ग पर था जहां से वह लड़का गया था। मार्ग भर उन्होंने एक ही बात सोची कि आखिर एक गरीब मजदूर लड़के के पास इतनी समझ और इतनी मानवता कैसे हो सकती है। नगर के लोग जहां धन और नाम में उलझे रहते हैं, वहां यह साधारण लड़का अपने कर्म और सम्मान से बड़ा व्यक्ति साबित हो गया। राधाबाई के मन में विक्रम के लिए एक अजीब सी ममता जागी थी, जैसे किसी भूले हुए रिश्ते की हल्की सी स्मृति फिर से लौट आई हो। कोठी पहुंचकर उन्होंने बरामदे में बैठते ही उसकी बातों को याद किया। मानवता की कोई कीमत नहीं होती, यह शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। उन्होंने चाय का प्याला उठाया, पर हाथ कांप गया, क्योंकि उनकी आंखों में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वह मुस्कान जो सच्ची थी, वह नजर जो साफ थी। उन्होंने महसूस किया कि आज वर्षों बाद किसी ने उन्हें अपने शब्दों से सम्मान दिया है, और यह सम्मान किसी भी धन से बड़ा था। रात हुई तो वह सोने गई, पर नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर चांद की चांदनी आ रही थी, और मन में वही विचार बार बार उठ रहा था कि अगर इस दुनिया में ऐसे बेटे हों तो कोई मां कभी अकेली नहीं होगी। उन्होंने तकिए के नीचे से अपने पति की पुरानी फोटो निकाली और कहा, आज एक अजनबी लड़के ने मुझे याद दिलाया कि मानवता
अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उसे फिर से जरूर देखूंगी। उस रात कोठी में पहली बार वर्षों बाद किसी के शब्दों ने सन्नाटे को तोड़ा था और राधाबाई के दिल में किसी अनजाने के लिए सच्ची ममता पहली बार पनपी। कोठी पहुंचकर उन्होंने बरामदे में बैठते ही उसकी बातों को याद किया। मानवता की कोई कीमत नहीं होती, यह शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। उन्होंने चाय का प्याला उठाया पर हाथ कांप गया, क्योंकि उनकी आंखों में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वह मुस्कान जो सच्ची थी, वह नजर जो साफ थी। उन्होंने महसूस किया कि आज वर्षों बाद किसी ने उन्हें अपने शब्दों से सम्मान दिया है, और यह सम्मान किसी भी धन से बड़ा था। रात हुई तो वह सोने गई, पर नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर चांद की चांदनी आ रही थी और मन में वही विचार बार बार उठ रहा था कि अगर इस दुनिया में ऐसे बेटे हों तो कोई मां कभी अकेली नहीं होगी। उन्होंने तकिए के नीचे से अपने पति की पुरानी फोटो निकाली और कहा, आज एक अजनबी लड़के ने मुझे याद दिलाया कि मानवता अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उसे फिर से जरूर देखूंगी। उस रात कोठी में पहली बार वर्षों बाद किसी के शब्दों ने सन्नाटे को तोड़ा था और राधाबाई के दिल में किसी अनजाने के लिए सच्ची ममता पहली बार पनपी। अगले दिन सुबह राधाबाई के मन में वही लड़का विक्रम बार बार घूमता रहा। उनकी नींद तो कब खुली, पर शांति नहीं लौटी। वह कोठी के आंगन में टहलती रही। सूरज की किरणें मिट्टी पर चमक रही थीं और हवा में हल्की शीतलता थी। उन्होंने नौकर से कहा कि गांव के कुछ बच्चों को बुलाओ, उनसे पूछना है कि वह लड़का कहाँ रहता है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे आ गए जो खेतों के पास खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि विक्रम तो गांव के किनारे रहता है, उसका छोटा सा झोपड़ा है और वह दिन भर मजदूरी करता है, पर किसी से कभी कुछ मांगता नहीं, हमेशा सबकी सहायता करता है। हवा में उड़ती धूल में उसकी छाया धीरे धीरे गायब हो गई, पर उनके मन में कुछ अलग ही हलचल थी। उन्होंने कई बार अपने जीवन में लोगों को आते जाते देखा था, पर किसी के शब्दों ने उनके दिल को ऐसे नहीं छुआ था। उस एक पल ने उन्हें वर्षों की मौन से बाहर खींच लिया, जैसे दिल के अंदर कोई बंद द्वार धीरे धीरे खुल गया हो। जब वह जीप में बैठी तो ड्राइवर लौट आया और बोला, मैडम अब चलें। उन्होंने सिर हिलाया, पर उनका ध्यान अब भी उसी मार्ग पर था जहां से वह लड़का गया था। मार्ग भर उन्होंने एक ही बात सोची कि आखिर एक गरीब मजदूर लड़के के पास इतनी समझ और इतनी मानवता कैसे हो सकती है। नगर के लोग जहां धन और नाम में उलझे रहते हैं, वहां यह साधारण लड़का अपने कर्म और सम्मान से बड़ा व्यक्ति साबित हो गया। राधाबाई के मन में विक्रम के लिए एक अजीब सी ममता जागी थी, जैसे किसी भूले हुए रिश्ते की हल्की सी स्मृति फिर से लौट आई हो। कोठी पहुंचकर उन्होंने बरामदे में बैठते ही उसकी बातों को याद किया। मानवता की कोई कीमत नहीं होती, यह शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। उन्होंने चाय का प्याला उठाया पर हाथ कांप गया, क्योंकि उनकी आंखों में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वह मुस्कान जो सच्ची थी, वह नजर जो साफ थी। उन्होंने महसूस किया कि आज वर्षों बाद किसी ने उन्हें अपने शब्दों से सम्मान दिया है, और यह सम्मान किसी भी धन से बड़ा था। रात हुई तो वह सोने गई, पर नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर चांद की चांदनी आ रही थी और मन में वही विचार बार बार उठ रहा था कि अगर इस दुनिया में ऐसे बेटे हों तो कोई मां कभी अकेली नहीं होगी। उन्होंने तकिए के नीचे से अपने पति की पुरानी फोटो निकाली और कहा, आज एक अजनबी लड़के ने मुझे याद दिलाया कि मानवता अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उसे फिर से जरूर देखूंगी। उस रात कोठी में पहली बार वर्षों बाद किसी के शब्दों ने सन्नाटे को तोड़ा था और राधाबाई के दिल में किसी अनजाने के लिए सच्ची ममता पहली बार पनपी। कोठी पहुंचकर उन्होंने बरामदे में बैठते ही उसकी बातों को याद किया। मानवता की कोई कीमत नहीं होती, ये शब्द उनके दिल में गूंजते रहे। उन्होंने चाय का प्याला उठाया, पर हाथ कांप गया, क्योंकि उनकी आंखों में बार बार वही चेहरा घूम रहा था। वह मुस्कान जो सच्ची थी, वह नजर जो साफ थी। उन्होंने महसूस किया कि आज वर्षों बाद किसी ने उन्हें अपने शब्दों से सम्मान दिया है, और यह सम्मान किसी भी धन से बड़ा था। रात हुई तो वह सोने गई, पर नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर चांद की चांदनी आ रही थी और मन में वही विचार बार बार उठ रहा था कि अगर इस दुनिया में ऐसे बेटे हों तो कोई मां कभी अकेली नहीं होगी।
उन्होंने तकिए के नीचे से अपने पति की पुरानी फोटो निकाली और कहा, आज एक अजनबी लड़के ने मुझे याद दिलाया कि मानवता अभी समाप्त नहीं हुई है। अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उसे फिर से जरूर देखूंगी। उस रात कोठी में पहली बार वर्षों बाद किसी के शब्दों ने सन्नाटे को तोड़ा था और राधाबाई के दिल में किसी अनजाने के लिए सच्ची ममता पहली बार पनपी। अगले दिन सुबह राधाबाई के मन में वही लड़का विक्रम बार बार घूमता रहा। उनकी नींद तो कब खुली पर शांति नहीं लौटी। वह कोठी के आंगन में टहलती रही। सूरज की किरणें मिट्टी पर चमक रही थीं और हवा में हल्की शीतलता थी। उन्होंने नौकर से कहा कि गांव के कुछ बच्चों को बुलाओ, उनसे पूछना है कि वह लड़का कहाँ रहता है। थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे आ गए जो खेतों के पास खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि विक्रम तो गांव के किनारे रहता है। उसका छोटा सा झोपड़ा है और वह दिन भर मजदूरी करता है, पर किसी से कभी कुछ मांगता नहीं, हमेशा सबकी सहायता करता है। राधाबाई ने तुरंत कहा, जाओ उसे बुला लाओ। कहना राधा मां बुला रही हैं। कुछ ही देर में कोठी के बड़े दरवाजे पर वह लड़का झिझकते कदमों से अंदर आया। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में वही ईमानदारी थी जिसने कल राधाबाई का दिल जीत लिया था। उसने सिर झुकाकर कहा, दादी जी आपने बुलाया? राधाबाई मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, कल तू ऐसे ही चला गया, आज लगा तुझे अपने घर बुलाकर ठीक से धन्यवाद दूं। वो बोला, दादी जी सहायता के लिए धन्यवाद नहीं दिया जाता, वह तो अपना कर्तव्य था, फिर भी अगर आपने बुलाया है तो यह मेरा सौभाग्य है। वह अंदर आया तो कोठी के आंगन में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चौकी लगी थी। राधाबाई ने उसे वहीं बैठने को कहा, पर वह बोला, दादी जी मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, मैं तो मजदूर व्यक्ति हूं, आपके बराबर कैसे बैठूं? राधाबाई ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, जब कोई इंसान दिल से अच्छा होता है तो उसका दर्जा किसी अमीर से कम नहीं होता। तू बैठ जा। उनके शब्दों में इतना अपनापन था कि विक्रम का दिल भर आया। वह चुपचाप चौकी पर बैठ गया। तभी नौकरानी भोजन लेकर आई। गर्म रोटियां, दाल और सब्जी की सुगंध हवा में घुल गई। राधाबाई ने खुद अपने हाथों से थाली आगे रखी और बोली, बेटा, भोजन करे बिना नहीं जाना। विक्रम ने झिझकते हुए कहा, दादी जी मैं गरीब जरूर हूं पर भूखा नहीं रहता, मैं किसी के घर ऐसे भोजन नहीं करता। राधाबाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज से तू मेरा बेटा है और बेटा कभी भूखा नहीं जाता। यह सुनते ही आंगन में शांति छा गई। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसके गले से आवाज तक नहीं निकली। वर्षों बाद किसी ने उसे बेटा कहकर पुकारा था। उसका बचपन बिना मां के बीता था। पिता भी अब इस दुनिया में नहीं थे। उसने हमेशा दूसरों के खेतों में काम किया था, पर कभी किसी ने उसे अपनापन नहीं दिया था। और आज यह महिला जो किसी रानी से कम नहीं लगती थी, उसने उसे अपना बेटा कह दिया। वह धीरे से बोला, दादी जी, अगर सच में मैं आपका बेटा हूं तो आज आपने मुझे वह रिश्ता दे दिया जिसकी कमी मुझे हर दिन खलती थी। राधाबाई की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अब तू अकेला नहीं है, अब यह घर तेरा है और मैं तेरी मां हूं। उस पल कोठी के आंगन में जैसे एक नई रोशनी फैल गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में अपनापन था, शांति था और एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। दूर कहीं बरगद के पत्ते हवा में सरसराए जैसे आकाश भी उस पल को देख मुस्कुरा उठा था। धीरे धीरे विक्रम रोज राधाबाई के पास आने लगा। अब वह कोठी उसके लिए किसी तीर्थ से कम नहीं थी। सुबह होते ही वह खेतों की ओर निकल जाता और दोपहर तक राधाबाई के खेतों में काम करता। उनकी फसल की देखभाल करता, मजदूरों को सिखाता कि कैसे समय पर काम पूरा करें, और हर बार जब सूरज डूबने लगता तो वह अपनी मिट्टी से सनी हथेलियों को धोकर सीधे कोठी चला आता। आंगन में बरगद के नीचे दोनों बैठते और घंटों बातें करते। कभी राधाबाई अपने बीते दिनों की बातें सुनाती कि कैसे उनके पति ने इस कोठी को बनाया, कैसे उन्होंने अपने बेटे को नगर पढ़ने भेजा और कैसे समय ने उन्हें अकेला कर दिया। विक्रम बड़े ध्यान से सब सुनता। उसकी आंखों में अपनापन झलकता और हर बार जब राधाबाई बोलना बंद कर देती तो वह धीरे से कहता, दादी जी, अब आप अकेली नहीं हैं, अब मैं हूं। राधाबाई की आंखें भर आती और वह कहती, बेटा, तेरे आने से घर में फिर से जान लौट आई है।
अब यह कोठी मुझे सुनसान नहीं लगती। अब यह दीवारें भी मुस्कुराने लगी हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में बातें फैलने लगीं। लोग कहते, वह लड़का तो बाई जी का सहारा बन गया है। कोई भी काम हो वह पहले पहुंच जाता। खेत में बैलों को जोतना हो या आंगन में दिया जलाना, हर जगह वह उनके साथ रहता। कुछ बुजुर्ग महिलाएं कहती, यह तो साक्षात ईश्वर का भेजा हुआ बेटा है जो मां के रूप में उन्हें संभालने आया है। राधाबाई अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह मुस्कुराती थी। सुबह तुलसी के आगे दिया जलाते वक्त उनके होठों पर भजन होते और आंखों में शांति थी। विक्रम की वजह से उनके जीवन में रंग लौट आए थे। वह उसे पढ़ने की सलाह देने लगी और कहती, बेटा, तू सिर्फ खेतों में मत रह, तू अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। विक्रम विनम्र स्वर में कहता, दादी जी, अगर मैं पढ़ भी गया तो रहूंगा तो यहीं आपके पास, आप ही मेरी शक्ति हो और मेरी किस्मत भी। राधाबाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। उन्हें अपने बेटे की याद आती, जो नगर जाकर शायद यह भूल गया था कि उसकी मां किस आंगन में उसका इंतजार करती थी। कई बार रात को राधाबाई नींद में विक्रम का नाम पुकार लेती और जब सुबह वह उनके पास पहुंचता तो कहती, बेटा, तू तो अब मेरे सपनों में भी आ गया है। विक्रम हल्के से मुस्कुरा देता और कहता, दादी जी, अब सपने नहीं, हकीकत हूं मैं। अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गांव के लोगों ने इस रिश्ते को अपने नजरिए से देखना शुरू किया। कुछ ने कहा कि धन की खुशबू ने उसे खींच लिया है। कुछ ने कहा कि वह चालाक है। लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानते थे कि इस रिश्ते में ना लालच था, ना मतलब था। यह रिश्ता सिर्फ मानवता और ममता का था। हर शाम जब राधाबाई आंगन में बैठती तो हवा में धूप की सुगंध के साथ एक शांति घुल जाती। विक्रम पास में बैठा रहता, कभी उनके पांव दबाता, कभी उनके झुर्रीदार हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता, दादी जी, अब यह हाथ मेहनत नहीं करेंगे, अब आराम करेंगे। वह कहती, बेटा, इन हाथों ने तुझे पाया है, अब तो बस यही आराम है। एक दिन विक्रम ने गांव के मंदिर में जाकर ईश्वर के आगे सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपने मुझे जो मां दी है वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। अब बस यही प्रार्थना है कि मैं उनके हर दर्द को मिटा दूं। अब कोठी में हंसी की ध्वनियां गूंजने लगी थीं, जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थीं। अब उस बड़े घर के दरवाजे हर आने वाले के लिए खुले थे। राधाबाई कहती, जब तक मानवता जीवित है तब तक ईश्वर कहीं नहीं गया। और जब वह विक्रम को देखती तो उन्हें लगता जैसे ईश्वर ने उनके जीवन की खाली झोली भर दी हो। गांव के लोग कहते, वह लड़का अब सिर्फ सहारा नहीं रहा, अब वह उनकी जिंदगी की शांति बन चुका है। और राधाबाई हर बार आकाश की ओर देखकर कहती, ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे फिर से मां बना दिया। लेकिन जहां अपनापन होता है वहां दुनिया हमेशा प्रश्न उठाती है। गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते सुनाई देने लगे कि वह लड़का तो धन के पीछे है, बूढ़ी महिला उस पर मर गई है, उसकी वजह से कोठी में फिर से रौनक आ गई है, और अब देखो वो लड़का वहां हर वक्त मौजूद रहता है। यह बातें विक्रम के कानों तक पहुंच गईं। पहले तो उसने सोचा कि यह तो छोटे लोगों की सोच है, लेकिन धीरे धीरे यह अफवाहें तेज होती गईं और कई लोग सीधे उसके पास आकर पूछने लगे कि क्या सच में आप धन के लिए उनके पास आते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको अमीर बनते हुए देखें? अब विक्रम ने चुप नहीं रहने का निर्णय किया। उसने चौपाल पर सारे गांव वालों के सामने खड़ा होकर साफ कहा, अगर वह मेरी मां जैसी हैं तो क्या गलत है? क्या कोई गलत कर रहा है अगर मैं उनके सम्मान के लिए उनके साथ हूं? अगर उनकी देखभाल कर रहा हूं और उनके लिए रात दिन परिश्रम कर रहा हूं तो क्या यह दुनिया को दिखाने लायक अपराध है? मैं उनके नाम पर किसी की बातों से झुकने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ उनका मान सम्मान करना जानता हूं और इसी खातिर मैं उनके पास हूं। उसके शब्दों में जो सच्चाई और दृढ़ता थी उसने सभी गांव वालों को मौन करा दिया। कई लोग जो पहले हंसते या ताने मारते थे अब उसकी ओर देखते रहे। उसकी आंखों में उस लड़के की मजबूती और ईमानदारी झलक रही थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि किसी के लिए किसी की ममता की रक्षा करना कोई अपराध नहीं हो सकता, खासकर जब वो ममता आपको किसी मां के रूप में मिली हो। विक्रम ने आगे कहा, मैं उनका बेटा नहीं हूं, लेकिन मैं उनके बेटे जैसी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मैं किसी के तानों से डरने वाला नहीं हूं। अब जो लोग अफवाहें फैलाते थे उनके चेहरे लाल हो गए और उनके होंठ बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्यार और सम्मान की कोई कीमत नहीं होती।
इसे देखकर राधाबाई भी दूर से देख रही थीं। उनके दिल में एक अजीब सा संतोष था, जैसे उनके सामने उनके जीवन का सबसे सच्चा बेटा खड़ा हो गया हो और उसने साबित कर दिया कि धन और उम्र से बड़ा रिश्ता सिर्फ प्यार और सम्मान होता है। पूरे आंगन में खामोशी छा गई। हवा में बरगद के पत्ते सरसराए, जैसे पूरी प्रकृति भी उस पल को देख रही हो। विक्रम ने धीरे से सर झुकाया और कहा, मैं कोई लड़का नहीं, बल्कि बस उनके लिए सच्चाई का वचन निभाने वाला इंसान हूं। आज मैं अपनी मां को यह साबित कर दूंगा कि उनके लिए मेरे दिल में कोई लालच नहीं है और ना ही किसी बात का डर है। ये शब्द सुनकर राधाबाई की आंखों में आंसू आ गए। उनकी सांसें थम सी गई थीं और उन्होंने खुद से कहा, ईश्वर ने मेरे जीवन में सच्चाई का बेटा भेजा है, जो मेरे सम्मान और मेरे अपनापन की रक्षा कर रहा है। उस दिन चौपाल में बैठकर हर कोई महसूस कर रहा था कि रिश्ते बनते हैं इरादों से और प्यार के साथ, और अफवाहें सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जिनके दिल में कभी अपनापन नहीं होता। इस तरह विक्रम ने पूरे गांव के सामने साबित कर दिया कि मानवता और सच्चाई से बड़ा कोई नाम या धन नहीं होता, और उसी पल से उसकी सिर्फ एक मजदूर या लड़के के रूप में नहीं, बल्कि सच्चे सम्मान और अपनापन का प्रतीक बन गई। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और राधाबाई की सेहत कमजोर होने लगी। उनके कदम पहले जैसी शक्ति नहीं रखते थे, सांसें कभी कभी भारी हो जाती, लेकिन विक्रम हर पल उनके पास रहता। दिन की शुरुआत होते ही वो उन्हें पानी देता, दवा तैयार करता और खाने की थाली सजाता। शाम को उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाता और खुद पास में बैठकर उनकी देखभाल करता। कभी वो उनके सिर पर हाथ फेरता, कभी उनकी ठंडी हथेलियों को अपने हाथों में लेकर कहता, दादी जी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। राधाबाई उसकी ओर देखती और धीरे से मुस्कुराती। उनकी आंखों में संतोष और प्यार का मेल होता और कहती, अगर हर बेटे में तेरे सी मानवता होती तो शायद दुनिया में कोई मां कभी अकेली नहीं होती। विक्रम के शब्दों में ऐसा अपनापन था कि राधाबाई को लगता उनके जीवन की हर अकेलापन दूर हो रहा है। वो दिन भर अपने पुराने स्मृतियों में खोई रहती और विक्रम हर बार उन्हें याद दिलाता कि वो अब अकेली नहीं है, किसी भी कठिन समय में उनका सहारा है। वो प्रार्थनाओं में उनके लिए हाथ जोड़ता, शाम के समय खेतों और आंगन की सफाई में मदद करता और कभी-कभी सिर्फ बैठकर उनके बीते दिनों की बातें सुनता। हर बार जब वो मुस्कुराता तो राधाबाई का दिल हल्का हो जाता और वो कहती, बेटा, तेरे आने से मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी लौट आई है। विक्रम उनकी खुशियों को दुख दोनों में सहभागी बन गया था। उसकी मौजूदगी से कोठी में पहले जैसी चुप्पी समाप्त हो गई थी और घर की हर वस्तु में जीवन की हलचल महसूस होने लगी थी। राधाबाई अक्सर सोचती कि ईश्वर ने उन्हें शायद यही बेटा भेजा है, जो उनके जीवन की हर कमी को समझता है और हर कठिनाई में उनका सहारा बनता है। विक्रम के छोटे छोटे कार्यों में भी उनका मन भर आता था, जैसे हर कदम उनके प्यार और सम्मान का प्रमाण हो, और वो हर दिन यही सोचकर चैन से सोती कि अब उनके जीवन में कोई सच्चा बेटा है, जो उनके लिए किसी धन या स्वार्थ की परवाह किए बिना बस उनका ख्याल रखता है। एक सुबह जब विक्रम दूध लेकर कोठी पहुंचा तो वहां शांति छाया हुआ था। चारों ओर कोई ध्वनि नहीं थी और कोठी की खिड़कियों से हल्की धूप अंदर गिर रही थी। विक्रम का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने राधाबाई का नाम पुकारा, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। धीरे धीरे वो कोठी के कमरे तक गया और देखा कि राधाबाई इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। उनके चेहरे पर शांति थी और आंखें बंद थीं। पूरे गांव में ये समाचार फैल गया और लोग सोचने लगे कि शायद उन्होंने सारा धन विक्रम के नाम कर दिया होगा। लेकिन जब वसीयत खोली गई तो हर किसी की उम्मीद और सोच चकनाचूर हो गई। उस वसीयत में लिखा था कि मेरी संपत्ति गांव के वृद्धाश्रम और अनाथ बच्चों के नाम है। विक्रम को मैं वो सम्मान छोड़ रही हूं जो किसी धन से नहीं खरीदा जा सकता। विक्रम ने चिट्ठी उठाई और पढ़ते ही उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि राधाबाई ने उसे न केवल अपनाया था, बल्कि उसे सिखाया कि सच्ची संपत्ति दिल का अपनापन है, जो किसी वसीयत से नहीं मिलता। गांव वाले अब समझ चुके थे कि विक्रम का रिश्ता कभी धन का नहीं था, बल्कि दिल का था। वो कोठी के आंगन में बैठा रोता रहा और राधाबाई की स्मृतियों को याद करता रहा।
उनके दिए हुए अपनेपन को हमेशा संजो कर रखने का वादा किया। लेकिन जीवन आगे बढ़ता है और विक्रम ने राधाबाई की इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया। वो गांव के वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करने लगा। अनाथ बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए खेतों से कमाई का कुछ हिस्सा देने लगा। हर सुबह वो राधाबाई की समाधि पर फूल चढ़ाता और कहता, माँ जी, आपने मुझे जो सिखाया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। गांव वाले अब उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। अफवाहें करने वाले अब शर्मिंदा थे। विक्रम की जिंदगी अब राधाबाई की यादों से भरी थी। वो कभी कभी पुरानी कोठी में जाता और उस बरगद के नीचे बैठकर सोचता कि कैसे एक साधारण मुलाकात ने दो अकेले दिलों को जोड़ दिया। वर्ष बीतते गए, लेकिन विक्रम का अपनापन गांव में फैलता गया। वो अब सिर्फ एक मजदूर नहीं रहा, बल्कि गांव का बड़ा भाई बन गया। बच्चे उसे विक्रम दादा कहकर पुकारते और बुजुर्ग उससे सलाह लेते। राधाबाई की कोठी अब एक स्कूल बन गई, जहां अनाथ बच्चे पढ़ते थे। विक्रम वहां रोज आता और बच्चों को मानवता की कहानियां सुनाता। वो कहता कि सच्ची अमीरी दिल में होती है, धन में नहीं। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था, विक्रम खेतों से लौट रहा था। हवा में वही मिट्टी की सुगंध थी जो उस दिन थी जब उसने पहली बार राधाबाई की मदद की थी। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। मन ही मन कहा, माँ जी, आप जहां भी हैं खुश रहिए। आपका बेटा आपकी सिखाई हुई राह पर चल रहा है। और उस पल उसे लगा जैसे हवा में राधाबाई की आवाज गूंज रही हो, बेटा, तूने मुझे गर्वित किया है। गांव की गलियों में अब विक्रम की कहानी हर कोई सुनाता। कैसे एक गरीब लड़के ने अमीरी की परिभाषा बदल दी, कैसे अपनापन धन से बड़ा होता है। विक्रम अब अकेला नहीं था। उसके आसपास बच्चे, बुजुर्ग और गांव वाले थे। लेकिन उसके दिल में राधाबाई की जगह हमेशा खाली रही, वो जगह जो सिर्फ माँ के लिए थी। हर साल राधाबाई की पुण्यतिथि पर गांव में उत्सव होता। विक्रम सबको इकट्ठा करता और कहानियां सुनाता। बच्चे पूछते, दादा, आपकी माँ कैसी थी? विक्रम मुस्कुराता और कहता, वो सबसे नेक दिल वाली थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि मदद करो तो दिल से करो, बदले में कुछ मत मांगो। और यही सीख विक्रम अब अगली पीढ़ी को दे रहा था। कोठी का आंगन फिर से हंसी से भर गया था। दीवारें फिर मुस्कुराती थीं। राधाबाई की आत्मा शायद ऊपर से देखकर प्रसन्न होती होगी। विक्रम की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आते और उससे सीखते। लेकिन विक्रम हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक माँ की पुकार सुनी और उस पुकार ने मेरी जिंदगी बदल दी। समय के साथ विक्रम की उम्र भी बढ़ने लगी। उसके बाल सफेद होने लगे, लेकिन आंखों में वही चमक थी। वो अब भी खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की सेवा करता। एक दिन जब वो बरगद के नीचे बैठा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, दादा, आप इतने अच्छे क्यों हो? विक्रम ने उसे गोद में उठाया और कहा, बेटा, एक माँ ने मुझे सिखाया था, उनकी याद में मैं अच्छा बनता हूँ। बच्चे ने पूछा, वो माँ कहाँ है? विक्रम ने आकाश की ओर इशारा किया और कहा, वहां ऊपर से मुझे देख रही हैं और मुझे गाइड कर रही हैं। उस दिन विक्रम को लगा राधाबाई का अपनापन कभी खत्म नहीं होगा। ये रिश्ता मौत से परे था। गांव अब विक्रम का परिवार था और वो सबका सहारा। राधाबाई की स्मृति में बने स्कूल में हर साल नई किताबें आती, नए बच्चे आते। विक्रम उन्हें राधाबाई की कहानी सुनाता, कैसे अकेलापन दर्द देता है और अपनापन सुकून। लोग कहते राधाबाई चली गईं, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। विक्रम की वजह से गांव में कोई अकेला नहीं रहता। वो हर घर जाता, हर दुख सुनता, हर खुशी में शामिल होता। उसकी साइकिल अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी उसी पर घूमता। मिट्टी के मार्ग अब पक्के हो गए थे, लेकिन विक्रम की सादगी वही थी। एक शाम जब वो समाधि पर बैठा था तो हवा में फूलों की खुशबू आई। उसे लगा राधाबाई पास हैं। वो बोला, माँ जी, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं आपकी तरह किसी और की जिंदगी संवारूंगा। और यही वो करता रहा वर्षों तक। उसकी कहानी गांव से बाहर फैल गई। लोग आते और पूछते, कैसे इतना अपनापन रखते हो? विक्रम कहता, एक माँ की सीख है, बस। और इस तरह राधाबाई का नाम अमर हो गया, विक्रम के जरिए, अपनापन की मिसाल बनकर। लेकिन विक्रम की जिंदगी में अभी और मोड़ आने बाकी थे। एक दिन नगर से एक युवक आया।
वो राधाबाई का असली बेटा था, जो वर्षों बाद लौटा। उसके चेहरे पर पछतावा था। वो कोठी देखकर रोने लगा। विक्रम से मिला और पूछा, आप कौन? विक्रम ने सब बताया। युवक ने सिर झुकाया और कहा, मैंने मां को खो दिया। विक्रम ने उसे गले लगाया और कहा, मां ने आपको माफ कर दिया होगा। अब आप यहां रहिए, गांव आपका है। युवक रह गया। विक्रम ने उसे खेत सिखाए, जीवन सिखाया। धीरे धीरे वो बदल गया। अब दोनों मिलकर राधाबाई की स्मृति को जीवित रखते, स्कूल चलाते, सेवा करते। गांव अब और खुशहाल हो गया। राधाबाई की आत्मा को शांति मिली। विक्रम को लगा मां की पुकार पूरी हुई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विक्रम अब बुजुर्ग हो चुका था। बच्चे उसके आसपास रहते, वो कहानियां सुनाता। एक दिन वो बीमार पड़ा। पूरा गांव उसके पास आया। वो मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं मां के पास जा रहा हूं। सब रोने लगे। विक्रम ने आखिरी सांस ली और शांत हो गया। गांव ने उसे विदाई दी। उसकी समाधि राधाबाई के पास बनाई। अब दोनों साथ थे,